हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम लोग DPP 37 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 to 20। हमने पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो तो आप उसको देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट तो इस DPP में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 12 है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये बेसिकली 12 नहीं है, 11 है। इसी तरीके से नीचे तक जहाँ तक जाएंगे तो सभी में एक एक माइनस करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन 13 होगा, लेकिन वो 12 नंबर क्वेश्चन होगा। राइट तो एनीवेज, तो ये आपके पास क्वेश्चन फंक्शन डिफाइंड है f(x = 1) जब आपका x रैशनल है और 0 जब आपका x इर्रेशनल है। तो कह रहा है कि आपको लिमिट बताना है f(x) की, x टेंड्स टू 0। कह रहा है x 0 की तरफ जा रहा है तो ये f(x) किसकी तरफ मूव करेगा? तो 0 आपका कैसा नंबर है? 0 आपका है रैशनल नंबर, और x किधर की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो जब 0 की तरफ जा रहा है तो f(x) आपका किधर की तरफ जाएगा? जब x रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड की तरफ से 0 की तरफ अप्रोच करें या फिर राइट हैंड की तरफ से 0 की तरफ अप्रोच करें, तो दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आएगा और राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगा, तो आंसर इज बी। राइट नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मैंने यहाँ पे एक थ्योरम डिस्कस किया है। राइट दैट थ्योरम इज सैंडविच थ्योरम। अभी क्या है सैंडविच थ्योरम? सैंडविच थ्योरम बेसिकली ये कहती है आपसे, सैंडविच थ्योरम आपसे ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, x टेंड्स टू a पर उसकी लिमिट आती है आपके पास l, और दूसरा फंक्शन है g, x टेंड्स टू a पर उसकी लिमिट आती है l, उसकी भी लिमिट l ही आती है। राइट तो फंक्शन कैसे हैं? एक और फंक्शन आपने लिया hx, और hx इस तरीके से है कि f(x) इज लेस देन hx इज लेस देन gx, और आपको पता है कि x की लिमिट फंक्शन f(x) की लिमिट x टेंड्स टू a पर क्या देता है? l देता है, और g की भी लिमिट x टेंड्स टू a पे क्या देता है? l देता है। तो इसलिए बीच वाला फंक्शन में क्या देगा? l देगा, क्योंकि ये बीच में क्या बन गया? सैंडविच बन गया। सैंडविच बन गया तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी? l होगी। दैट इज व्हाट इज द केस, दैट इज व्हाट इज द सैंडविच थ्योरम। राइट तो ये हमें याद रखना दिमाग में while we are attempting this question। आपसे कह रहा है कि फंक्शन इज अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? पहली बात तो जो भी फंक्शन है f(x) दैट इज ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? x बढ़ाओगे, अगर आपका x1 बड़ा है x2 से तो आपका f(x1) क्या होगा? बड़ा होगा f(x2) से। x बढ़ाओगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और x घटाओगे तो फंक्शन की वैल्यू घटेगी। ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव भी बताया और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं वो भी बताया। तो कह रहा है आपसे कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 3x अपॉन fx, इसकी लिमिट आपको क्या दी गई है? 1 दी गई है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा, आपको बात पता है कि जो fx है दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। राइट पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। f(x) इज लेस देन 2x, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी छोटी होगी 2x से, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी f(x) की वैल्यू, एंड दैट इज लेस देन 3x, क्योंकि ये 3x भी क्या होगा? 2x से बड़ा होगा। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो x में इनइक्वालिटी लगी होगी वही f(x) में इनइक्वालिटी लगती है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। राइट फिर आपने क्या किया? पूरे में आपको f(x) से आपने डिवाइड कर दिया, तो f(x) डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ 2x अपॉन में x आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ 3x अपॉन में fx आएगा। अब आप क्या करेंगे? x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो 1 ही है, इट इज टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू 1 का इक्वल टू 1। और ये क्या है? बेसिकली इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और इस वाले की लिमिट दी गई कितनी? 1 दी गई है। अब आपको पता होगा कि 1 इज लेस देन लिमिट x इज लेस देन इनफाइनाइट f ऑफ 2x अपॉन में fx इज लेस देन 1, तो क्या हो गया? मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो ये क्या होगा? इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, इसलिए बीच वाले की भी लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी आपके पास 1।
क्योंकि ये लिमिट है इसलिए 1 आ जाएगी। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया बेसिकली ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए ये वाला केस संभव ही नहीं है, राइट। तो इसलिए इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक बात बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ बंद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। हालांकि ये हर बार जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होगा तो ये हर बार बोलेगा ये चीज़ क्वेश्चन में। अगर बिना बोले अगर कहीं क्वेश्चन में इस तरह से लिखा तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना मान लेना, क्योंकि उस केस में हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। वो खुद बोल देता है क्वेश्चन में कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप x की वैल्यू 2.3 ले लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि अगर 2 और 3 के बीच में अगर नंबर लाइन देखोगे तो 2.3 का यहाँ पे होगा, तो इसके पहले जो भी इंटीजर होता है वही आंसर होता है ना। या तो यही वाला इंटीजर हो जाए या फिर इसके पहले जो इंटीजर हो वो आंसर होता है। तो बस अब हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है जी। देखो दो बार ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक तो बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप जरा समझिए इस बात को, और अंदर वाले दोनों भी एक्स में लगा हुआ है। तो इस बात को जरा समझना, पहले तो आप अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। जब x की आप x 0 की तरफ से 0 में आप अप्रोच कर रहे हैं, राइट लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से, अगर आप x 0 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट तो क्या होगा, 0 से कम होगा। अब 0 से कम होगा मतलब क्या होगा, मतलब ये माइनस में 0 पॉइंट से 0.00001 ऐसे होगा, इंटू माइनस में क्या है, माइनस में क्या है 3 है, तो क्या आएगा बेसिकली इसको सॉल्व करने जाएगा माइनस में 3.00001। अब इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने की कहा जाए तो नंबर लाइन में अगर आप देखोगे तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, ये नंबर आएगा -3 और -4 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं ये नंबर आएगा। तो इसके पहले जो इंटीजर वही इसका आंसर हुआ, तो इसके पहले इंटीजर आपके पास -4 था तो -4 इसका आंसर हुआ। लेकिन ऐसे नीचे भी -4 आ जाएगा, ऊपर भी -4 आ जाएगा। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन में अगर -θ लिखा है तो क्या होता है, -sin θ होता है। तो इसलिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे sin 4/4 लिखा था। अब sin 4/4, अब sin 4 की वैल्यू क्या होगी जरा समझते हैं। यहाँ पे जो 4 है वो पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। अगर आप क्वाड्रेंट बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक एंगल जाता है, बनता है पाई, इसके बाद बनना शुरू होता है यहाँ तक 3π/2। तो जो 4 है 4 बेसिकली लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब हालांकि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, तो मतलब नेगेटिव हो गया तो मतलब क्या वैल्यू आ गई, -1 से लेके 0 के बीच में वैल्यू आ गई, -1 से, क्योंकि 4 से आप डिवाइड भी कर रहे हो तो -1 से 0 के बीच में आएगा। तो ये 0 है, यहाँ पे -1 है, इसके बीच की वैल्यू आएगी, तो इसके पहले आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -1 है, तो इसलिए इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग प्रॉपरली, बिकॉज sin 4 इज नेगेटिव एंड साइन ऑलवेज गिव द वैल्यू -1 to +1, और साइन 4 नेगेटिव है तो मतलब -1 से 0 के बीच में वैल्यू देगा। उसमें भी आप 4 से डिवाइड करें तो और छोटी हो जाएगी, तो मतलब 100% छोटी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव तो नहीं होगी, तो बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे माइनस जो आपके पास आएगा तो -1 से 0 के बीच में वैल्यू आएगी, इसके पहले जो इंटीजर है दैट इज -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब RHL की बात करते हैं। RHL का मतलब क्या हुआ, 0+। आप राइट हैंड की तरफ से 0 की तरफ अप्रोच करेगा x, तो फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी वो हमें देखना है। तो जब आप राइट की तरफ से अप्रोच करोगे तो यहाँ कितना आएगा, जरा x - 3 को जरा देखते हैं। आप जब राइट की तरफ से अप्रोच करोगे ये होगी पॉजिटिव वैल्यू, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 0.00001 होगी -3, तो मतलब ये कितना आएगा, माइनस में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा। नंबर लाइन में देखोगे तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये बीच लाई करेगी -2 और -3 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए लाई कर दो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे लाई करो तो इसके पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -3, इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर -3 आएगा और नीचे भी -3 आएगा फॉर द सेम रीजन, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। अब sin 3, क्योंकि 3 जो है वो किसके बीच में आएगा, 3 जो है पाई से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव होता है, तो मतलब sin 3 वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 3 से डिवाइड करोगे तो sin 3 की जो वैल्यू है बेसिकली 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 1 का अगर नंबर लाइन देखो 0 और 1, तो मतलब यहाँ कहीं आएगी, तो इसके पहले जो इंटीजर है तो दैट विल बी द आंसर। इसके पहले इंटीजर क्या है, 0, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वैल्यू इज 0। तो
राइट हैंड लिमिट आपके पास 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास -1 आया। दोनों जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए इस फंक्शन के लिए LDE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास दिया गया, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कर रहा हो, मतलब जो अंदर लिखा हो वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो आप जरा देख लीजिए क्या ये 1 की तरफ अप्रोच करता है क्या। 3x - 4 अपॉन कितना 3x + 2 लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू क्या है, लिमिट आपके पास x टेंस टू इनफाइनाइट। जब इस तरीके से हो, ऊपर px/qx टाइप का हो, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 3 - 4/x आएगा, और नीचे भी क्या आएगा x कॉमन कर लेंगे तो 3 + 2/x आ जाएगा। अब जब आप लिमिट लगाओ ये x कट जाएगा, जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये 4/x 0 हो जाएगा, ये 2/x 0 हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 3, तो मतलब अंदर क्या आएगा 1 आएगा। तो अंदर लिमिट लगाने के बाद अंदर किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ऊपर वाला किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब इस तरीके की केस बने तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि इस पूरे लिमिट को आप e की पावर में ले जाएंगे, राइट। ये x + 3 आपका इधर आ जाएगा बगल में मल्टीप्लाई में, x + 1/3 जो भी यहाँ पे पावर में था, इनटू में जो भी यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है उसको क्या करोगे, उसको -1 कर देना, राइट। ये बेसिकली, चलो इसका थोड़ा लॉजिक में बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। लेट मी टेल यू। बेसिकली होता ये है कि जब आपके पास f(x)(gx) टाइप का हो फंक्शन, और f(x) टेंस टू किधर जा रहा है 1 जा रहा है, और gx टेंस टू कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट जा रहा है, ये 1 टाइप का है। तो बेसिकली इस तरीके के फंक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, e लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a, और यहाँ पे होता है f(x) और (gx). भाई आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो gx आपका आ जाएगा बगल में, तो gx आ गया बगल में, ठीक है। तो gx आ गया gx आ गया बगल में। यहाँ पे क्या हो गया, ये लॉग भी होता है, यहाँ पे लॉग होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, बेसिकली लिमिट सब में लगेगा, लॉग gx में भी लगेगा, राइट। जहाँ जहाँ आप x है वहाँ पर लिमिट लगेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा gx आ जाएगा, और यहाँ पर log f(x) आ जाएगा, log f(x). अब बेसिकली क्या करते हैं, करते ये है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ये आपके पास gx है। हमने क्या किया यहाँ पे, इस log के अंदर क्या किया, log के अंदर किया कि 1 प्लस f(x) -1 ऐसे कर सकते हैं क्या, बताइए भाई, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जरा थोड़ा इसको अलग में एक्सपेंड करूँगा, इस पूरे को y मान लूँगा थोड़ी देर के लिए, f(x) -1 को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास log 1 + y आ जाएगा। log 1 + y का एक्सपेंशन क्या होगा, ये होगा आपके पास y - y²/2, ठीक है, और y²/2 और प्लस डॉट डॉट ऐसे आता चला जाएगा। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से y कॉमन कर लीजिए, y कॉमन करके इसके नीचे भेज दीजिए, क्या आ जाएगा log 1 + y आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा y, और y टेंस टू 0 लगाएंगे तो इसके आगे वाले टर्म में सभी में 0 आ रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे पहले वाले टर्म में 1 बच जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे तो f(x) -1 है, यहाँ पे नीचे f(x) -1 मतलब नीचे y है नहीं, तो क्या करोगे फिर आप, तो करोगे ये यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे a है 0 नहीं है, हम a लेके चले थे, जनरल चीज लेके चले थे, यहाँ पे आ जाएगा gx, यहाँ पे क्या आ जाएगा log, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस f(x) -1 अपॉन में f(x) -1 कर लेंगे यहाँ पे, इनटू में भी f(x) -1 कर लेंगे यहाँ पे, और इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसलिए आपके पास क्या बचेगा, gx बचेगा, इनटू में f(x) -1 बचेगा, और e में बचेगा, e की पावर e में इतना सारी चीज बचेगी। इसीलिए हमने ये चीज किया यहाँ पे, है ना। ये जो ऊपर नीचे मैंने कहानी आपको बताई है, तो आप एक काम करो, इसको दोबारा देख सकते हो, राइट। बेसिकली कहानी इसके पीछे ये टोटल कहानी है कि जो भी पावर में होता है उसको बगल में लिख देते हैं, और जो भी अंदर लिखा होता है बेस में उसमें एक कम कर देते हैं, पूरा e की पावर चढ़ा देते हैं, लिमिट वही रखते हैं। दिस इज व्हाट इज द केस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -6 ये आ जाएगा।
अब नीचे से x कॉमन किया, ऊपर से भी x कॉमन किया, 3 से इसको काट देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बाहर लिखा है इसको। ठीक है, ऊपर से आपने x कॉमन किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1/x हो जाएगा, नीचे से x कॉमन किया 3 + 2/x हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो ये 0, ऊपर -2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, तो e की पावर क्या आ जाएगा -2/3। बी इज द राइट आंसर। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही चीज बन रही है आपको। जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे अंदर वाले में लिमिट लगाएंगे तो दैट इज टेंडिंग टू 1, और यहाँ पे ऊपर इनफाइनाइट तो है ही है, तो फिर से हमने क्या किया, लिमिट लगाया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, e रेज़ टू में पूरा कर दिया, बगल में x कर दिया जो पावर में था। ये पावर में नहीं है बेसिकली, ये x मल्टीप्लाई में है, माइंड वेल। ठीक है, यहाँ -1 कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + 1 आएगा, ये इतना आ जाएगा। अंदर से x कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 + 1/x आ जाएगा, बाहर x² आ जाएगा। नीचे से भी आप x² कॉमन कर लीजिए तो बाहर x² आ जाएगा, कट जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ऊपर 4 आ जाएगा, तो e की पावर 4 इज द आंसर। ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, अभी इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपके पास दिया गया है x इंटू साइन फ्रैक्शन ऑफ x। अगर आपके पास इस तरीके से फंक्शन लिखा है तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ x। फ्रैक्शन ऑफ x इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अगर x इक्वल लिखा हुआ है 2.01 और इसमें इस तरीके का अगर मैं साइन लगा दूँ 2.01, इसकी वैल्यू आएगी 0.01, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आंसर आता है इसका। से फ्रैक्शन ऑफ x का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और इसको आप कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। भाई ये x है आपका 2.01 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस करोगे कितना आएगा, 0.01 आएगा, वही फ्रैक्शन ऑफ x है। देख लीजिए, तो इस फ्रैक्शन ऑफ x को आप ये ले सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x माइनस 1 चल रहा है। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो आप लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेंगे और राइट की तरफ से अप्रोच करेंगे। जब आप लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेंगे तो क्या होता है, जरा देखिए, x तो x ही रहेगा। ऊपर जरा देखना है, जब आप लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करोगे तो ये x जो है वो बेसिकली 1 हो जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। लेकिन जो मॉड x है, क्योंकि आप 1 के ये अगर नंबर लाइन देखोगे आप, लेट मी मेक नंबर लाइन, अगर आप नंबर लाइन देखो तो यहाँ पे आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है, तो आप इधर से जब अप्रोच करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.9999 टाइप का होगी, नहीं होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। लेकिन ये x है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, बेसिकली ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसलिए ये नीचे वैल्यू 0 की तरफ जा रही होगी, ऊपर आपका साइन 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस होल वैल्यू विल टेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना। ये इनडिटरमिनेट नहीं है माइंड वेल, क्योंकि ऊपर फिक्स वैल्यू रखी हुई है और नीचे 0 की तरफ जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही होगी। अब हम जरा राइट की तरफ से देखते हैं। राइट की तरफ से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, मतलब 1.00001 टाइप का ऐसे कुछ होगा। तो रखिए जरा फिर से, तो जो आपका x होगा बेसिकली, ठीक है, x तो 1 ही रहेगा, और ये आपके पास क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। भाई उस केस में जब 1 के राइट की तरफ से आप अप्रोच करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। और इधर x है तो ये तो 1 की तरफ जा ही रहा है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, 0 - 0 केस बन रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक मॉडिफाई किया यहाँ पे चीज, जो नीचे 1 लिखा है बेसिकली 1 को हमने क्या कर लिया, 1 को हमने कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कर लिया। क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू क्या है, 1+ है, 1+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो 1 ही आएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए आपने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो जरा, जब आप लिमिट लगाते हो x टेंड्स टू 1+, तो ऊपर वाला भी 0 जा रहा है, नीचे वाला भी 0 जा रहा है, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि आपको पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये x है तो x 1 की तरफ जा ही रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो RHL आपके पास आया 1, LHL आपके पास आया प्लस इनफाइनाइट, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने बताया, समेशन n की वैल्यू ये होती है, समेशन n स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, समेशन n की वैल्यू ये होती है। अब ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जो आपको लिमिट निकालनी है तो यहाँ पे क्या लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 डॉट 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 n है, तो इसको आप समेशन n लिख सकते हो। इसको आप समेशन, ये जो चीज लिखी है तो इट कैन बी रिटन एज समेशन n, राइट। समेशन n लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास
समेशन n और नीचे n स्क्वायर प्लस 100 लिखा हुआ। समेशन n की वैल्यू क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, 2 नीचे होगा तो 2n स्क्वायर प्लस 200 हो जाएगा। ऊपर से n कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1/n आ जाएगा। नीचे से n स्क्वायर कॉमन करेंगे 2 प्लस 200/n स्क्वायर आएगा। जब आप लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो आंसर इज 1/2। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 19 में, अगर आप लिमिट लगाओगे पहले तो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, राइट। इसलिए हमने क्या किया, जब भी कभी स्क्वायर रूट टाइप की चीजें दिखी, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे, जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज दिखे आप क्या करोगे, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लोगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपने क्या किया, बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो पहले वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर वाला माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इधर जो नीचे मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज मैंने आपको और बताया, अगर लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त कोई सेक्शन ऐसा है जो मल्टीप्लाई में लिखा है, कोई सेक्शन ऐसा है जो मल्टीप्लाई में लिखा है और वहां पर लिमिट लगाने से नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो आप वहां पर लिमिट लगा सकते हैं, जबकि बाकी को आप नहीं लगा सकते हैं। बाकी में आप जो सॉल्यूशन करना है उसको करिए, लेकिन इस सेक्शन में लगा सकते हैं जहां पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है। आप लगा देखिए x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर से 4 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 2, और बाहर एक और 1 लिखा तो ये हो जाएगा √3, √3 + √3 क्या हो जाएगा 1/2 √3 हो जाएगा। देखिए ये 1/2 √3 मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब फिर से हम प्रॉब्लम क्या करें, अगर आप लिमिट लगाओगे तो ऊपर 0 नीचे 0 केस बन रहा है, इसलिए फिर से क्या करो, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया हमने तो ऊपर a + b a - b, a स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 + x बन जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इतनी चीज बन जाएगी x - 2, इतनी चीज बन जाएगी x - 2, ये कट जाएगा जी। जो बचेगा वो क्या बचेगा सिर्फ ये नीचे वाला। यहाँ पे आप x टेंड्स टू 2 लगाओगे तो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 4 आ जाएगा, ये +2 और बैठा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 का मतलब 2 +2, तो ये नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1/2 √3 ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद आपके पास 1/4 आएगा, सिंपली x टेंड्स टू 2 कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/4 आ जाएगा। 1/2 √3 पहले से मल्टीप्लाई करते 1/8 √3 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। Option number A is the right answer for this question. Now let us move to the next question. आप जरा देखिए यहाँ पे भी एक चीज जरा समझिए, एक चीज और जरा, यहाँ पे मैंने समझाया क्या, हाँ समझाया है। देखो e⁻x जो है वो क्या है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल + डॉट 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 ऐसा होता है। अब इस 1 को आप इधर लेके आइए तो e⁻x - 1 हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन करके इसके नीचे भेज दीजिए, तो ये यहाँ पर फिर से 1 बच जाएगा। यहाँ पे x² था, क्योंकि आपने x कॉमन किया इसलिए एक x बचेगा। यहाँ पे x³ था, क्योंकि आपने x कॉमन किया यहाँ पे x² बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0, तो देखिए इधर वाले सारे इतने टर्म सारे 0 हो जाएंगे, इसके सिर्फ क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यूज करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लिखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट GIF, दिस इज नॉट GIF, दिस इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे बताया नहीं गया है। जब तक आपको बताया नहीं जाएगा तब तक यू विल नॉट ट्रीट दिस एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमने क्या किया, e⁻⁻ sin से अंदर से कॉमन कर लिया, यहाँ से कॉमन कर लिया ऊपर से, तो क्या बन जाएगा, e⁻x - sin बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब जरा समझिए, अगर मैं इसको पूरे को y कह दूं और नीचे y लिखा हुआ है, e⁻y - 1/y, और y इज टेंडिंग टू 0, क्यों, जब आप x टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, तो y इज टेंडिंग टू 0 -1, ये सब कुछ हो रहा है अपना, ये पूरी वैल्यू आपके पास 1 दे देगी। और यहाँ पर भी जब आप e⁻sin 0 लगाएंगे तो वो भी आपके पास 1 ही आ जाएगा, तो आंसर इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19. Mind well, this is question number 19. It is not 20. I have already told you at the beginning of this video. Now let us move to the next question. Question number 21. अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 को हमने tan π/4 लिख दिया, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और π/4 का मतलब 45 होता है, तो tan π/4 लिख दिया 1 की जगह पे, -tan x/2, और नीचे भी हमने ये चीज कर लिया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पे tan a - b का फॉर्मूला लगा सकें। लगाने के बाद आपके पास ये आया।
अब आपको जिस तरीके से साइन का कॉन्सेप्ट होता है वैसे tan का भी कॉन्सेप्ट होता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज 1, है ना। तो हमें कुछ यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, लेकिन समस्या यहाँ पे है कि यहाँ पे थीटा ना देख के बड़ा गंदा सा यहाँ पे चीज दिख रही है, तो जो भी गंदी सी चीज दिख रही है उसको आपने सिंपली y मान लिया। अब जब पूरा पूरा y भी चेंज करेंगे तो y की हमें लिमिट भी पता होना चाहिए। जरा सोचिए, जब आप x की वैल्यू π/2 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना, क्योंकि x किधर टेंड कर रहा है, π/2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो y किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है y इज टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू π/2, हमें y की लिमिट भी पता चल गई। और हमने यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लीजिए, आप x की वैल्यू भी निकाल लिया आपने। अब बस पूरा जो क्वेश्चन था x में ना होके y में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो हमने tan में π/4 माइनस x/2 क्या माना था, y माना था, ये आपके पास y हो गया। इधर 1 माइनस साइन x की वैल्यू आपने क्या निकाला, π/2 माइनस 2y निकाला। ऐसे नीचे भी x की जगह क्या रख दिया, π/2 माइनस 2y रख दिया, इतना आपके पास हो गया, y टेंड्स टू 0 हो गया, दैट इज व्हाट इज द केस। अब जरा देखिए, अब जब 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस साइन भी अंदर जाएगा, ये पाई हो जाएगा, यहाँ माइनस का पाई आएगा, पाई पाई पा गए, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो ये 4y रेज टू 3, तो 4y रेज टू 3, 4 रेज टू 3 164 होगा, तो 1/64 मैंने बाहर लिख दिया। अब इसमें आएगा क्या, सिर्फ y क्यूब, इसका एक y मैंने इधर लिख दिया। वजह क्या, वजह मैं बताता हूँ। वजह ये है कि tan y/y आपको 1 दे देगा अगर y टेंड्स टू 0 है, तो इतनी वैल्यू आपको 1 देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे क्या जरा सिस्टम बैठा है जरा देखते हैं। आपने x की जगह पर रखा है π/2 माइनस 2y, ये π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, साइन को cos में लिखा जाता है, तो 1 माइनस cos 2y हो गया। अब 1 माइनस cos 2y की क्या लिख सकते हैं आप, एक y स्क्वायर इसका बच जाएगा, देखो इसकी वैल्यू हो गई 1, और 1 माइनस cos 2y लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर y, ठीक है, ये अपने नीचे y स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से y स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर y अपॉन में y स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये 2 आपका फिर से बाहर हो जाएगा, तो 2 अपॉन 64 दैट इज 1/32, सो डी इज द राइट आंसर। So these are the question for today's class, for today's video till 20th number question. Now only third part is remaining of this DPP. We will meet in the next video. I request you all, if at all this video helps you in any manner, so please like and share this video and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.